Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to chapter number 14, part 2, and we were discussing government policy with reference to FDI. So, government can either encourage the FDI or discourage the FDI, and FDI can be regulated by both the home and host countries. And either the home country can encourage or discourage, and same practice can be adapted by host country, either they can encourage the FDI or discourage the FDI, but there will be certain conditions under which this will happen. So let's have a look at these certain conditions. Home country, when they want to encourage the FDI, outward FDI, many nations now have government-backed insurance programs to cover major types of foreign investment risks. And the program can encourage firms to undertake FDI in politically unstable nations. Now, what it means politically unstable nations, जहाँ पे आपको democratic system के through एक गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट जब अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकती तो फिर वो पोलिटिकली अनस्टेबल हो जाएगी। उसके प्राइम एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है। कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो शायद मुशर्रफ साहब के टाइम थी, वो अपना एक टाइम ड्यूरेशन मुशर्रफ साहब के बाद की जो गवर्नमेंट थी वो अपने 5 साल पूरे करके दी थी। अदरवाइज कोई गवर्नमेंट इन 70 ईयर्स नॉट पॉसिबल अपने पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर गई, तो वो पोलिटिकली अनस्टेबल मुल्क में शुमार होता है। मैनी कंट्रीज हैव आल्सो एलिमिनेटेड डबल टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इनकम। अब ये डबल टैक्सेशन कह रही है कि होस्ट कंट्री भी आपके ऊपर टैक्स कर रही है, और जब आप अपने होम कंट्री में लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी उसके ऊपर टैक्सेशन, तो उस सूरत में उसको डबल टैक्सेशन को भी रिलैक्स कर दिया गया। मैनी होस्ट नेशंस हैव रिलैक्स्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनबाउंड एफडीआई। जब इनबाउंड की बात करेंगे तो इनबाउंड है कि मुल्क के अंदर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज, उसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस में कमी कर दी गई है। एंड जब होम कंट्री चाहेगी कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे आउटवर्ड एफडीआई को, तो वो क्यों करना चाहेगी? वर्चुअली ऑल इन्वेस्टर कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट have exercised some control over outward FDI from time to time. और इसके पीछे intentions क्या है? Because countries manipulate tax rules to make it more favorable for firms to invest at home, or countries may restrict firms from investing in certain nations for political reasons. Other than political reasons, एक जो umbrella इस्तेमाल की जाती है that is कि human rights violation है, या child labor है, या gender discrimination है, या salary में, या और aspects को clause बना के आपके ऊपर वो limitation लगा दी जाती है कि you are not going to invest in particular countries. ये उस सूरत में होता है। Now let's talk about होस्ट कंट्री है वो इनवर्ड एफडीआई को कब इनकरेज करेगी? व्हेन गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स टू फॉरेन फर्म्स टू इन्वेस्ट इन देयर कंट्रीज। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि बाहर से लोग आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। वो नया पाकिस्तान स्कीम हो तो उसके अंदर जो आप देखते हो कि कोशिश यही थी कि फंड जो रेज किया जाए वो अदर दैन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल जो बाहर के प्रॉपर फॉर्म्स हैं वो आके इन्वेस्ट करें और उसको डेवलप करें। मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू गेन फ्रॉम रिसोर्स ट्रांसफर एंड एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट ऑफ एफडीआई एंड टू कैप्चर एफडीआई अवे फ्रॉम अदर पोटेंशियल होस्ट कंट्रीज। तो उस सूरत में फिर जो है होस्ट कंट्री जो है वो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। अब आ रही है रिस्ट्रिक्टिंग कब करेगी होस्ट कंट्री के मुल्क में इनवर्ड एफडीआई ना आए। जब ओनरशिप्स के मसला लाएंगे या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी, तो उस सूरत में होस्ट कंट्रीज अपने मुल्क में एफडीआई नहीं आने देगी। अब ओनरशिप रिस्ट्रेंट्स क्या हैं जी? एक्सक्लूड फॉरेन फर्म्स फ्रॉम सर्टेन सेक्टर्स ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और कंपटीशन। तो वो सर्टेन अगर आपने हर दूसरे सेक्टर को स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर किया हुआ है तो वहाँ पर वो फिर बाहर की कोई कंपनी आके इन्वेस्ट नहीं करेगी। आप हिसाब लगाइए कि हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे नेटवर्क है, गवर्नमेंट ओन्ड फ्लाइट एयरलाइन है, ये इवन गवर्नमेंट ओन जो है वो स्टील मिल है। तो ये मोर और लेस एक किस्म का हमने एक ऐसा
अम्ब्रेला डेवलप किया हुआ है कि मोर और लेस दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर द सोवरेनिटी एंड ऑफ द स्टेट, तो उसके ऊपर फिर हम कंफर्टेबल नहीं हैं। देन वी हैव परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्टन रिक्वायरमेंट्स इम्पोज कर देगी फॉरेन कंट्रीज पे कि वो आपके मुल्क में टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ FDI, तो उसके ऊपर सर्टन रिक्वायरमेंट्स ला सकती है यूज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ FDI फॉर द कंट्री। तो उस सूरत में फिर सिचुएशंस आ जाएंगी जब हमारे पास अब आ जाइए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड FDI क्या काम करती है सर। Until recently, there has been no consistent involvement by multinational institutions in the governing of FDI. The formation of World Trade Organization in 1995 is changing this. अच्छा, ये जो World Trade Organization है, let me give you a brief background about it. World War II के बाद जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड टैरिफ्स के नाम से ये बनी थी और उसके बाद फिर 1992 में आकर 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फंक्शनैलिटी शुरू कर दी। इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ द कंट्रीज जो वॉर टोर्न पार्ट थी वर्ल्ड वॉर II के बाद। The WTO has some success in establishing a universal set of rules to promote the liberalization of FDI. Liberalization के हर मुल्क ने, हर गवर्नमेंट है जो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिफरेंशियल या कंपेटिटिव टर्म्स एंड कंडीशंस या लेजिस्लेशन पास किए थे, उनको ये डिस्करेज करते थे कि आप किसी तरह उनसे उनको यूनिवर्सली रिलैक्स करें फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टर्स ना। इसकी implications क्या होंगी for managers कि what does FDI mean for international business? Let's see, the theory of FDI has implications for strategic behavior of the firm, and दूसरा government policies on FDI can also be important for international business. Let's see one by one ये दोनों के स्ट्रेटेजिक बिहेवियर विद रेफरेंस टू, जैसे चैप्टर के स्टार्ट में आपसे बात की थी कि दो कंपीटिंग फर्म्स एक ही मुल्क में या दो मुख्तलिफ ममालिक में जाके एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। तो उस सूरत में फिर जो मैनेजर्स हैं उनको फिर अपने कंपटीशन को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं विद रेफरेंस टू एनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट ऑफ FDI जो वो लोकल प्रोड्यूसर के लिए और फॉरेन बिजनेस के लिए ला रहे हैं, तो उनको फिर कैसे टैकल करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना और कैसे उनको बाईपास करना है या उनको यूटिलाइज करना फॉर आवर ओन कंपेटिटिव एडवांटेज, ये सारी चीज़ें मैनेजर्स ने देखनी होती है। ओके जी, अब आ रही है थ्योरी ऑफ FDI इस वक्त करंट सिचुएशन में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेजेस, आर्गूमेंट एसोसिएटेड विद Dunning-Hall explain the direction of FDI। तो FDI का जो सोल सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि आप कंपेटिटिव एडवांटेजेस पे जाएं और जहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन कोई रिसोर्स कम से कम कीमत में मिल रहा है आप वहाँ से वो चीज़ें जाके मैन्युफैक्चर करें और बेचने बजाय इसके कि आप एक एक्सपेंसिव लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। However, internalization theory is needed to explain why firms prefer FDI to licensing or exporting. Exporting is preferable to licensing, and FDI as long as transportation costs and trade barriers are low। तो एक्सपोर्टिंग उसी सूरत में इंकरेजमेंट कर सकती है जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो मुख्तलिफ कोटाज, टैरिफ्स एंड टैक्सेशन या ड्यूटीज़ वगैरह लगी हुई जब वो कम से कम होंगी तब वो प्रेफरेबल होगी एक्सपोर्टिंग एज कम्पेयर टू लाइसेंसिंग एंड FDI। लाइसेंसिंग कब अनअट्रैक्टिव हो जाएगी? जब आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे थ्रू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, उस सूरत में जाएंगे। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके पेटेंट्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं। और दूसरी सूरत कब होगी? जब यू वांट टू हैव अ टाइट ग्रिप ऑन योर सब्सिडरी इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसी, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके अंदर भी फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं होगा या आपकी अर्निंग इन होम कंट्री, सॉरी होस्ट कंट्री नहीं हो रही है, तो उस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आएगी।
Then we have the firm's skills and capabilities are not amenable to licensing. तो ये बड़ा आसान है कि जिस कंपनी को आप लाइसेंसिंग दे रहे हैं उसका शायद स्किल सेट या एक्सपोजर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि जितना आपका, तो उस सूरत में फिर आप लाइसेंसिंग को नहीं इनकरेज करोगे। ये जनाब एक डिसीजन फ्रेमवर्क के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। लाइकवाइज का हमारे पास हाउ लेट्स से कि इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट, तो वो किस सूरत में करेंगे, जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैरिफ्स कम होंगे आप एक्सपोर्ट की तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर कॉस्ट हाई है तो फिर क्या आप लाइसेंसिंग को प्रेफर करोगे? ये उस सूरत में होगा जब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका कंट्रोल और आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो अगर आपके पास एज ए फ्रेंचाइजियर रहेगा तो तब आप उसकी तरफ जाएंगे, लाइसेंसिंग की तरफ चल जाएंगे। अगर नहीं है, अगर यस है कि आपके वो नहीं रहते आपके पास कंट्रोल में, तो फिर आप जाएंगे इस टाइट कंट्रोल ओवर फॉरेन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है, यस है, तो आप एफडीएफ की तरफ चले जाएं। अगर नहीं है तो कैन नाउ बी प्रोटेक्टेड बाय लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। उस सूरत में अगर नहीं कर सकते तो आप एफडीएफ की तरफ चले जाएं, और अगर कर सकते हैं तो तब आप लाइसेंसिंग को यूटिलाइज कर लीजिएगा। अब आ जाइए गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है जी। पॉलिसी इज द आउटकम ऑफ एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स एफडीआर and it is important in decisions about where to locate foreign production facilities and where to make a foreign direct investment. So a firm's bargaining power with the host government is highest when the host government places a high value on what the firm has to offer to the government in question. When there are few comparable alternatives available, yeah, when the firm has a long time to negotiate with the home countries या होस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट पॉलिसी, तो उस सूरत में ये फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है इधर वो कंप्रोमाइज सिचुएशन पे आ जाएगा या बार्गेनिंग पावर गवर्नमेंट के पास टिल्ट कर जाएगी। This concludes chapter number 40, lecture number 7, that was related to FDI of global business management, and this is also the conclusion of part 2 of lecture number 14. I will see you people in next lecture. Till then, Allah Hafiz.